लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, सुना है कहानी, क्या किया, दोनों के हाथ को ऐसे सीधा बांध दिया गया। तो खाने को खाते समय हाथ मुड़ नहीं पाएगा, तो कोई आंख में गिरा है, कोई नाक में गिरा है। फिर देवताओं ने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल ये है, अगर हमारे अंदर में आत्मन है, गॉड है, डिवाइन फ्रैगमेंट है, तो क्या उससे मदद ली जा सकती है अपनी लाइफ को और फ्री बनाने के लिए, और खुशहाल बनाने के लिए, और पीसफुल बनाने के लिए। फ्री, खुशहाल और पीसफुल, इसकी शुरुआत हमको करनी होगी कि क्यों डिवाइन फ्रैगमेंट या आत्मन हमारी मदद नहीं करती, या क्यों डिवाइन फ्रैगमेंट हमारी मदद नहीं कर पाती। हमारा ही आत्मन है, हमारा ही सोल है, तो हमारी मदद क्यों नहीं कर पाती। हमारी बॉडी हमारे आत्मन के लिए, हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए तकरीबन वैसी ही है जैसे एक माँ के लिए बहुत छोटा सा बच्चा। उस बच्चे की अगर माँ नहीं होगी तो लाइफ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा इंटीमेसी होती है। शायद अगर माँ हट जाए तो बच्चे को कोई और पाल सकता हो, लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट तो हमारे अंदर ही है। लेकिन ये बॉडी और ब्रेन गॉड के हिसाब से ट्यून्ड नहीं है। कहानी सुनी होगी आपने, असुरों में और देवताओं में लड़ाई हो गई। उसमें ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को दिखाने के लिए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तुम लोग आओ और हमारे यहाँ एक तरह का फीस्ट होगा, खाने पीने का इंतज़ाम किया है, और जो उस फीस्ट में पास हो जाएगा उसी को अच्छा मानेंगे, वही जीतेगा, वगैरह वगैरह। तो असुरों ने कहा कि हम आपके फीस्ट को अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का खाना हमारे मन का नहीं है। हम लोग शराब और इस तरह की गंदी गंदी चीज़ें पीते हैं, खाते हैं, और आप तो सात्विक खाना खाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराया और बोलते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हें खाना चाहिए वैसा खाना मिलेगा तुमको। और सेम काम देवताओं के साथ भी रखा कि तुम लोग भी आओ खाना खाओ। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, सुना है कहानी, क्या किया, दोनों के हाथ को ऐसे सीधा बांध दिया गया। तो खाने को खाते समय हाथ मुड़ नहीं पाएगा, तो कोई आंख में गिरा है, कोई नाक में गिरा है। फिर देवताओं ने क्या किया, एक दूसरे को खिलाया, अपने हाथ से मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये थॉट कहाँ से आया, एक देवता को और एक असुर को, ये डिफरेंस ऑफ थॉट कहाँ से आया, डिफरेंस ऑफ क्लैरिटी कहाँ से आया। ये देवता और असुर हमारे ही ब्रेन के हिस्से हैं। तो डिवाइन फ्रैगमेंट हमको मदद क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि नॉर्मली एक आदमी का ब्रेन असुर होता है, बल्कि कहना चाहिए बेसुर होता है, सुर में नहीं होता। सुर क्या होता है, देखिए, इसको ऐसे समझिए, हमारे ब्रेन में जो थॉट्स चलते हैं वो थॉट्स बाद में आते हैं। थॉट्स के पहले वाली चीज़ सुर होती है। हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको देखकर हम समझ पाते हैं, वी अंडरस्टैंड समथिंग। लेकिन समझ को अगर गहरे तरीके से नहीं होने दिया हमने, कोई समझ अगर गहरी नहीं हुई, तब हम सोच सोच के कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे फ़िलहाल जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, उसमें ढेर सारे थॉट्स चल रहे हैं कि क्या करूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं, जॉब लूं कि जॉब छोड़ूं, शादी करूं कि शादी छोड़ूं। और इसमें आप किससे मदद ले रहे हैं, थॉट्स से। और एक साथ दो ऑपोजिट काइंड्स ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, हाँ भी करूं ना भी करूं। और सबसे बेसुरा चीज होता है डर। डर के अलग अलग रूप होते हैं। डर का ही एक रूप होता है क्रोध, डर का ही एक रूप होता है उदासी, दुख, डर का ही एक रूप होता है जेलसी। जब हम थॉट्स को और डर को या तो इमोशंस को यूज़ करके कुछ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट हमको मदद नहीं कर पाता। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको कोई गोद में बुला रहा हो और बच्चा नहीं जा रहा है। हो सकता है जो उसको गोद में बुला रहा है वो उसको खेलने ले जाना चाहता है, उसको खुश करने के लिए, एंजॉय कराने के लिए जाना चाहता है, लेकिन बच्चा नहीं जाना चाहता। बच्चा चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस डर को कैसे ख़त्म करें, या इस डीप अंडरस्टैंडिंग को कैसे लेकर आएं।
देखिए, जब हम अपने डिवाइन फ्रैगमेंट से मदद मांग रहे होते हैं तो वो मदद भी थॉट्स के रूप में ही मांग रहे होते हैं। और थॉट्स डिवाइन फ्रैगमेंट तक ले जाना और उससे मदद मांगना ठीक ऐसे होता है जैसे आप एक बहुत अमीर आदमी के पास जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से मेरी प्रॉब्लम चवन्नी अठन्नी में सॉल्व हो जाएगी, तो प्लीज़ चवन्नी अठन्नी दे दीजिए। और बेचारे वो अमीर आदमी के पास चवन्नी अठन्नी है ही नहीं, उसके पास पूरा बंडल है, करोड़ों अरबों रुपए हैं, और वो बेचारा परेशान है, मैं तुम्हें कैसे दूं? क्योंकि उनको जो देना है और हमारे पास जो पात्र है बहुत छोटा है, वो देने वाले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो कैसे मांगे हेल्प? सही तरीका ये है, जैसे मैं क्या करता हूँ, जब तक मेरी लाइफ में ज़नूगा नहीं आई थी तब तक मैंने बहुत हेल्प मांगे, पता नहीं मिले कि नहीं मिले, और जब भी मांगा तब तो नहीं मिला। फिर अचानक से ज़नूगा आई, जब लाइफ की सबसे बड़ी क्राइसिस हो चुकी थी उसके बाद, और ज़नूगा ने आते ही मेरे साथ एक मैजिक किया, मेरे ब्रेन को, मेरे इस बॉडी को, मेरे इस थॉट्स को बड़ा कर दिया, समझदार कर दिया। कैसे बड़ा होता है ब्रेन? अगर हमारा ब्रेन बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो फिर तो वो ऐसा बच्चा है अपनी माँ का जो माँ को ही सपोर्ट करता है। शुरू में हमारी बॉडी आत्मन के लिए बहुत छोटे बच्चे की तरह है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो पेरेंट्स को सपोर्ट करता है। तो सवाल ये उठता है, ये ब्रेन बड़ा कैसे होता है? इसमें आपकी मदद करेगी ज़नूगा। आज मैं बैठा हुआ था और रिम्पी बैठी हुई थी। रिम्पी किसी बात पर बड़ी परेशान थी, तो अपनी परेशानी जाहिर की उन्होंने। आपको पता है हम अपनी परेशानी कैसे जाहिर करते हैं? गुस्से से, चीख के, भुनभुना के, कंप्लेन करके, रो के। और मैं भी परेशान था जब मेरी बीवी परेशान है, लेकिन मेरा ब्रेन बड़ा हो गया है। जब ब्रेन बड़ा हो जाता है तो आप अपने अंदर की बचकानी हरकतों को, बचपने को एक्सप्रेस नहीं होने देते। लेकिन बड़ा ब्रेन या मैच्योर ब्रेन होता क्या है? इसको ऐसे मान के चलिए, मैच्योर ब्रेन होता है ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन, सेग्रीगेटेड ब्रेन। 3 पार्ट में हम अपने ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो कोई भी चीज़ कहीं पर भी रखी रहती है ब्रेन में, लेकिन अगर पता चल जाए तब ये तीनों पार्ट एक दूसरे के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, परफेक्ट सुर में काम करते हैं। एक आदमी जिसको हम असुर कहते हैं, कंफ्यूज्ड कहते हैं, उसका ये तीनों पार्ट फाइट करता है। एक आदमी जिसको हम समझदार कहते हैं, जो किसी के चंगुल में नहीं फंसता, जिसको कोई नहीं पकड़ पाता, जिसकी सक्सेस हाथ में ऐसे होती है जैसे कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम, देखा ना, जैसे भगवान के हाथ में ये दुनिया की लगाम। ऐसा होता है एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन का मालिक। तो वो ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। उसको गीता में कहा गया है त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस। शुरू करते हैं तमस से। तमस का मतलब होता है अंधेरा, डार्कनेस। लेकिन ज़नूगा में तमस का मतलब होता है स्टूपिडिटी। बट ये स्टूपिडिटी बड़ी एक्टिव स्टूपिडिटी है। आपने अगर किसी को बेवकूफ़ी करते हुए देखा हो, चीखते चिल्लाते, शराब पीते, तो वो है तमस। तमस मतलब एनर्जी विदाउट इंटेलिजेंस। तमस मतलब एनर्जी बहुत है, काम तो करेंगे, खूब करेंगे, लेकिन क्या करेंगे पता नहीं। वो है तमस। वो चाहिए, जैसे 7 रंग चाहिए। इस दुनिया में ढेर सारे रंग हैं, काला भी है, सफ़ेद भी है, बैंगनी भी है, ऑरेंज भी है। ऐसे ही तमस भी इस शरीर को चाहिए। इनफैक्ट ये शरीर ही तमस का बना है। ये शरीर देखा जाए तो तमस का सबसे ऑब्वियस फॉर्म है सेंशुअलिटी, या तो हमारे एडिक्शंस, जो शुरू में बता के नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं, 4-5 साल में, 10 साल में, और एक बार आ जाते हैं तब भी नहीं पता चलता कि हम एडिक्टेड हैं। और ये एडिक्शन फिजिकल बॉडी के लेवल पे होता है, मेंटल लेवल पे भी होता है। जो लोग भी क्रॉनिकली परेशान, गुस्से वाले होते हैं, वो लोग मेंटली एडिक्टेड होते हैं अपने थॉट्स से, अपने ओपिनियन से। उनके थॉट्स फिक्स्ड हो चुके होते हैं
आप उनको समझा नहीं पाएंगे। जैसे पुराने ज़माने के लोग, पेरेंट्स लोग, उनको आप समझा नहीं सकते कि एक बंदे का, एक बच्चे का करियर उसके पैशन से निकलना चाहिए। उनके हिसाब से गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है, चाहे उसमें मर जाए कोई आदमी। लेकिन ये क्या है? ये हमारे माइंड का तमस है। अब एक आदमी अपने बच्चे को बता रहा है कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये कैसे तमस हो सकता है? ये मेंटल इनर्शिया है, कुछ समझ न पाना है, यही कंफ्यूजन है। इसी में और भी चीज़ें आती हैं। हम दुखी होते हैं, वो भी तमस होता है। हमारी बॉडी हिलने डुलने का मन नहीं करती, लेकिन फिर भी पड़ी हुई है, अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही है कि क्या क्या बुरा कर सकता हूँ मैं अपने साथ। बल्कि प्लानिंग नहीं कर रही है, प्लानिंग उसके साथ हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी के साथ कुछ नहीं हो सकता, मैं ख़त्म हूँ, परेशान हूँ, और ढेर सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं हमारे ब्रेन में और ब्रेन को ही एक तरह से काटती रहती हैं। ऐसे नहीं, कालिदास जिस पेड़ की टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो हमारा तमस ठीक ऐसे ही काम करता है। तो एक पार्ट तो ये है, हमारी बॉडी में तमस मतलब हमारी हैबिट्स और हमारी एडिक्शंस, हमारी सेक्सुअल हैबिट्स, हमारी फिजिकल हैबिट्स। ये भी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती हैं। जब हम अपनी हैबिट्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर पाते हैं तो वो हो जाती हैं पॉजिटिव तमस या पॉजिटिव एस सेंटर। ऑर्गेनाइज ब्रेन का सेकेंड पार्ट होता है रजस या तो इमोशंस। दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक तो वो जो दिखता है और एक वो जो छुपा हुआ होता है। छुपा हुआ तब दिखता है जब दिखने वाला हमें समझ में आता है। आमतौर पे जब हमको इमोशन आता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे डर का, चाहे एक्साइटमेंट का, वो आता है थॉट्स के फॉर्म में। इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर ये मेरे सामने आया ना तो उसको, तुम्हें पता है इसने क्या किया था। ये सारे के सारे हैं इमोशंस, लेकिन आते हैं थॉट्स के रूप में। अगर पता चल जाए मेरे अंदर में थॉट्स चल रहे हैं, इमोशनल थॉट्स, और वो पता चल जाए कि इमोशंस हैं, तब हम बन जाते हैं इन इमोशंस के मालिक। हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन इनका असर हमारे ऊपर कम होता है। और धीरे धीरे ये इमोशंस, जो दिखने वाले इमोशंस हैं, वो शांत हो जाते हैं और छुपे हुए इमोशंस, सबकॉन्शियस इमोशंस, हमको दिखना शुरू हो जाते हैं। आज हुआ था जब बड़ी मम्मी ने कुछ ऐसी बात बोली और बोल के चली गई, फिर मेरे ब्रेन में एक बहुत ख़तरनाक थॉट निकला, ब्रेन में चला और फिर छुप गया। जैसे कोई सांप निकले किसी बिल में से, फिर दूसरे बिल में चला जाए। लेकिन वो बेचारा सांप, सपोला, जहरीला सांप कुछ नहीं कर पाया। कृष्णा जी कहते हैं, जिसको अपने थॉट्स के वेज दिखाई देते हैं और अलग अलग टाइप्स के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं, ऐसा आदमी मेडिटेशन में जा सकता है। मेडिटेशन में जाने का मतलब डिवाइन फ्रैगमेंट के पास जा पाना। तो कैसे लें अपने डिवाइन फ्रैगमेंट से मदद? एक तरफ अपने हैबिट्स के ऊपर काम करें, छोटे छोटे लेवल पे अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को ठीक करें। कोई भी हैबिट हो सकती है, उठने बैठने, खाने पीने, कपड़े पहनने, जो कुछ भी हैबिट्स में जहाँ कहीं पर भी हमको लगता है हम काम कर सकते हैं वहाँ से करें। इमोशंस को पहचानना और उनको समझना शुरू करें। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है सत्व गुण या तो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बहुत मिस्टिकल चीज़ है, वो अचानक से आ जाती है। कभी किसी किताब को पढ़ के, कभी किसी फिल्म को देखकर, कभी किसी से बातें करके, या अनायास ही। इसे कहते हैं गुरु दत्तात्रेय ने कीड़े मकोड़ों को देखा, पेड़ को देखा, पत्तों को देखा और एनलाइटेंड हो गए। इंटेलिजेंस डिवाइन फ्रैगमेंट के सबसे नज़दीक होती है, लेकिन इंटेलिजेंस का दरवाज़ा उन थॉट्स में है जो एनलाइटेंड लोगों ने एक्सप्रेस किया है। लेकिन दिक्कत ये है, जब हम इमोशनल होते हैं या सेंशुअल होते हैं, हमें वो थॉट्स पसंद नहीं आते। ये मैं आज पढ़ा रहा था बच्चों को। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जब कृष्ण दुर्योधन से मिले थे तो उसको समझा रहे थे कि तुम लड़ाई मत करो, लेकिन दुर्योधन उनको बांधने चला था। दुर्योधन था सेंशुअलिटी, हैबिट्स में फंसा हुआ, और कृष्ण कौन थे? सत्व गुण। बल्कि सत्व गुण से जो सबसे नज़दीक डिवाइन फ्रैगमेंट है वो है कृष्ण। बट कृष्ण जैसे लोगों की बातचीत में
हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए लास्ट काम, अगर आप चाहती हैं डिवाइन फ्रैगमेंट की बहुत अच्छी दोस्त बनना और उससे आप फ्रेंडशिप चाहती हैं, तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे अर्जुन कृष्ण के दोस्त थे, सखा थे। सबसे नज़दीक पूरे महाभारत में अर्जुन के कृष्ण हैं, जबकि 5 भाई हैं, लेकिन फिर भी अपने सारथी को किसको रखा? कृष्ण को रखा। तो डिवाइन फ्रैगमेंट हमको मदद तब करती है जब हमारी पूरी लाइफ धीमे धीमे डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए ही होती है। हम उसी को पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी शादी लाइफ में, अपनी बिजनेस की लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, किसी भी चीज़ में यू वांट योर डिवाइन फ्रैगमेंट टू डिसाइड योर लाइफ। आप बोलते मुझे नहीं पता, मुझे थॉट से मतलब नहीं है, ईश्वर मैं हारूंगा कि जीतूंगा ऐसे मतलब नहीं है, आप ही हैं जो मुझे हेल्प करेंगे। और उसके बाद वेट करते हैं। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, तो चर्च में लोगों ने पूजा किया। सुना है कहानी? तो ये किया कि भाई बारिश नहीं हो रही है तो पूजा करेंगे तो बारिश होगी। तो पादरी ने कहा कि कल सुबह 11 बजे सब लोग आना, इकट्ठे पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो शायद बारिश हो जाए। सब लोग आए, लेकिन एक बच्ची बड़ी खास थी। सब लोग आए प्रेयर करने के लिए, लेकिन उसका भरोसा सबसे ज़्यादा था। पता है वो कैसे आई? छाता लेकर। शायद बारिश हो चाहे ना हो। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे मेरी लाइफ में जब ज़ुनोगा आई तो पहली बार मुझे मेरे ये इमोशंस दिखाई देना शुरू हुए अलग, मेरे थॉट्स से, मेरी इंटेलिजेंस से। और मेरी सेंसुअलिटी अचानक से मुझे पहचान में आना शुरू हो गई। अरे इतने सालों से मैं ये कर रहा था, अच्छा ये सेंसुअलिटी थी, ये तमस था। ओ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे ही शरीर का ऑपरेशन करके मुझे दिखा दिया, ये लिवर है, ये स्प्लीन है, ये किडनी है, और इन सब का काम है। और एक बार दिख जाता है तो अब आप फ्री हो जाते हैं। जैसे ही आपको अपने ब्रेन की एक थॉट निकली और आपको दिखाई दिया, अच्छा ये थॉट, रुको, ये थॉट नहीं है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये इमोशन है, और ये इमोशन भी नहीं है, ये नेगेटिव इमोशन है। अचानक से वो रुक जाता है, शांत हो जाता है, उसकी ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। और जैसे ही इमोशन और सेंसुअलिटी कमज़ोर होते हैं, इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने साथ ज़बरदस्ती मत करिए। इंटेलिजेंस ज़बरदस्ती से नहीं पैदा होती। इंटेलिजेंस रिलैक्स्ड होती है, पेशेंट होती है, और अपने समय का इंतज़ार करती है। सवाल लीजिए और सवाल को लेकर के सोचते रहिए, उसको लिख लीजिए। अगर किसी एक मुद्दे पर आपको चिंता हो रही है, इसका मतलब आपको उसमें गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए डिवाइन फ्रैगमेंट की। उस क्वेश्चन को लिखिए और उसके ऊपर चलने वाले थॉट्स, पॉइंट्स वो लिखिए। जब से मैंने ज़ुनोगा बेसिक एडवांस कोर्स चालू किया, उसके बाद से मैंने WBX चालू किया बिजनेस के लिए, उसके बाद BDM चालू किया डिसीजन मेकिंग के लिए, मुझे ये क्लियर हो गया कि डिवाइन फ्रैगमेंट मेरी तब तक मदद करती रहेगी जब तक मैं अपने सवालों को पकड़ के रखूँगा। 4 साल हो गए ज़ुनोगा बेसिक कोर्स को पकड़े हुए, ZAD को पकड़े हुए करीब 3 साल हो गया, WBX को 2 साल हो गया, BDM को भी तकरीबन 1.5 साल हो गया। अपने सवालों को छोड़िए मत। अगर छोड़ दिया, इसका मतलब डिवाइन फ्रैगमेंट को समझ में आ गया आपको आपके सवाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और नहीं छोड़ते हैं तो शायद आपको भूल जाए कि आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट को नहीं भूलता। बल्कि बहुत से साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, स्कॉलर्स किसी क्वेश्चन के ऊपर सालों साल तक सोचते रहते हैं, तो उसका आंसर उनको सो कॉल्ड अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से मिल जाता है। बट वो सबकॉन्शियस से नहीं मिलता, वो डिवाइन फ्रैगमेंट से मिलता है। कैसे भी सवाल। मैडम क्यूरी एक मैथमेटिकल इम्पॉसिबल क्वेश्चन के ऊपर काम कर रही थी। एक दिन अचानक से उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा उनके टेबल के ऊपर वो सवाल हल हुआ रखा है। वो ऐसा क्वेश्चन था जिसके ऊपर सालों साल से बहुत से वर्ल्ड में ना बहुत से ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्वेबल हैं, अभी तक सॉल्व हुए नहीं है, और लोग उसके सॉल्यूशंस खोजते हैं। और उनके टेबल पे वो सवाल हल हुआ रखा था। उनको लगा किसने किया है। नौकर को बुलाया, पूछा कौन था। बोलती मैडम आपने ही रात को उठ करके इसको सॉल्व किया है, लिखा है अपने हाथों से। कैसे पता चलेगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है? ऐसा लगता है जैसे बादल छट गया और तुरंत आप काम करना शुरू कर देते हैं, एक्शन हो जाता है। वो बहुत सोचना नहीं पड़ता उसके ऊपर, बस काम होता है, सीधे काम होता है। क्या बोलना है, क्या करना है, सब समझ में आता है। डर नहीं होता उसमें।
ऐसा फीलिंग आती है जो होगा देख लेंगे। इसलिए कहते हैं हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। डिवाइन फ्रैगमेंट उसको मदद कर पाती है जो सरेंडर कर देता है, ठीक है ये मेरी तरफ से है, अब तेरी तरफ से देखते हैं। जो मुझे करना था मैंने किया। इसलिए कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बुलंद का मतलब क्या है? जबरदस्ती का बोल्डनेस नहीं है। बुलंद का मतलब है आपकी लाइफ में पीस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू बी पीसफुल एंड यू वांट टू बी फ्री। और ये गलत नहीं है, एवरीबडी वांट्स दैट। अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना शुरू करिए, पहचानना शुरू करिए। जो काम के थॉट्स हैं उसको बोलिए, जो बेकार है उसको ख़त्म होने दीजिए। उनको ये भी मत सोचिए कि मेरे पास है, मेरे थॉट्स हैं, उसको हो जाने ही दीजिए। बहुत से ऐसे थॉट्स हैं मेरे माइंड में जो अब आते ही नहीं हैं। मुझे लगता है किसी और के थॉट्स थे। बहुत सी ऐसी हैबिट्स थी जो अब है ही नहीं। अब मुझे लगता है वो शायद कोई और लड़का था आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले। तो जब आपकी बॉडी और ब्रेन तैयार होती है तो डिवाइन फ्रैगमेंट आपको यूज़ कर पाता है, आपको मदद कर पाता है। इनफैक्ट हम डिवाइन फ्रैगमेंट को मदद लेने की कोशिश करते हैं, उल्टा है। वी शुड बी अलाउइंग आवर बॉडी टू बी यूज्ड बाय डिवाइन फ्रैगमेंट। और उसी को बोलते हैं फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। उसी को लोग सक्सेस बोलते हैं, उसी को फेम बोलते हैं, जिसमें आप नहीं होते, बस वो होता है, वो होता है और वो होता है बस। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।